दोस्तों, ज़िंदगी में कभी न कभी किसी से सच्चा प्यार जरूर होता है। ऐसा ही एक प्यार हुआ था एक लड़के को, लेकिन इंसान से नहीं, आम भाषा में कहें तो एक भूतनी से हुआ था। आप कहेंगे ऐसा कैसे संभव है, ये कैसे हो सकता है? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं है। मैं भी इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। तो चलिए इस कहानी को शुरुआत करते हैं। ये कहानी वेस्ट बंगाल से है। नॉर्थ 24 परगना, वेस्ट बंगाल, साल 1995। रविंदर जी की भेजी हुई ये कहानी घटना है। जब रविंदर जी नौजवान हो चुके थे, परिवार के लोग उनके कंधे पर थोड़ा बहुत बोझ डालना शुरू कर दिया था। परिवार का कहना था कि देखो बेटा, जितनी हमारी शक्ति थी, जितनी कुव्वत थी, हमने तुम्हें पढ़ा दिया। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब हमारे परिवार को किस तरह से तुम आगे लेके चलना है, ये सब आपको सोचना है। रविंदर जी बचपन से गरीबी देखते आए थे। उनको लगता था, वो सपने देखा करते थे कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना, गरीबी अपने घर से हमेशा के लिए हटा दूंगा। सपने बड़े बड़े देखा करते थे, और लेकिन पैसे से पीछे हट जाते थे। काम तो कई जानते थे, वो करना चाहते थे, उनकी तमन्ना थी, लेकिन उसके लिए तो पूंजी चाहिए ना। पूंजी आखिर आए तो कहाँ से आए? घर परिवार तो अब देने से रहा ना, उनके पास में पैसा था। तो रविंदर जी पास के एक दुकान था, मिठाई स्वीट शॉप था, वहाँ पर जा कर के अपना ज़िंदगी का पहला काम स्टार्ट कर देते हैं। हेल्पर से काम स्टार्ट करते हैं और वहाँ पर कुछ टाइम गुजारते हैं, और उन पाक विधि को, जो कलाकारी है मिठाई बनाने की, वो सब चीज़ को जल्दी जल्दी सीख लेते हैं। पढ़े लिखे थे, अब एक तरह से उनको सीखने में कोई परेशानी नहीं आती थी, और दुकान में मेहनत भी करते थे। इसके बाद साल डेढ़ साल में उसी दुकान पर काम करते करते कारीगर तो बन ही चुके थे, लेकिन अभी जो दुकान के मालिक था ना, उन पर भरोसा नहीं करता था। कहता था, ये जब जिद करते थे कि अब मैं मिठाई बना दूंगा, अब तो मुझे सब कुछ आता है, उसका मालिक कहता था कि नहीं, अभी नहीं, कुछ दिन और, कुछ दिन और। इस चीज़ से बड़ा चिढ़ा करते थे रविंदर जी। रविंदर जी अपने मालिक को समझाते थे कि देखिए, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, और ये कला जो मैं इतने दिनों सीखा है, अब उसका हुनर तो आजमाने दीजिए। लेकिन दुकानदार को खतरा रहता था, कहीं मेरा माल खराब ना हो जाए, मेरा मिठाई का टेस्ट गायब ना हो जाए। वो रिस्क लेना चाहता नहीं था। अब इसी बात पर दुकानदार से कभी कभी अनबन हो जाया करती थी, लेकिन आखिरकार वो मालिक था, ये नौकर थे। उसी दौरान की बात है, जब वो दुकान से चलते थे रात को 9-10 बजे, जब भी उनकी दुकान बढ़ती थी, उनके पास साइकिल हुआ करती थी। साइकिल से अपने मोहल्ले की तरफ निकल जाते थे। बीच में एक तालाब ऐसी जगह थी, वहाँ पर जब एक रात को गुजरने लगते हैं अपने साइकिल से, तब बाएं साइड में देखते हैं कि एक लड़की है, घबराई हुई लग रही है, शायद डर रही है। अंधेरा हो चुका था, रात भी 10 से ऊपर का टाइम हो चुका था। आसपास में जो कॉलोनी था, सब नींद में सोए हुए थे, रोशनी बुझी हुई थी। शायद इसी वजह से लड़की घबराई हुई थी। रविंदर जी उसको देख लेते हैं, साइकिल रोक देते हैं, कहते हैं, मैडम आपको कहाँ जाना है? लड़की और डर जाती है, घबरा जाती है। रविंदर बड़ी मुश्किल से उसको संभालते हैं कि मैडम घबराइए मत, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, बताइए आपको कहाँ मैं आपको छोड़ दूँ, आपको सुरक्षित आपके घर तक पहुँचा दूँगा। लड़की को विश्वास नहीं हो रहा था। उसको लग रहा था कि नहीं, ये जो लड़का है मेरे साथ में कुछ बुरा सलूक कर सकता है। घबराई हुई थी, डरी हुई थी। रविंदर किसी बात को मान नहीं रही थी। वो कह रही थी कि आप जाओ, मैं चली जाऊंगी, जहाँ मुझे जाना है मैं आपको अपने घर पर क्यों लेके चलूँ। जवान लड़की थी, अपना सोच जो भी रखती थी अपने फ़ायदे के लिए। अब अपना घर को क्यों दिखाएं, अब किसी नौजवान से अकेले में क्यों बात करें। आखिरकार रविंदर जी समझाने में कामयाब तो हो गए थे। बोलने लगे कि देखिए मैडम, मैं तो हूँ अभी, अब मेरे पीछे मैं चला तो जाऊँगा, लेकिन मेरे पीछे कौन लोग आएंगे, और आप अकेली हैं, आप समझदार हैं, पढ़ी लिखी भी लग रही हैं,
तब लड़की जब इतनी देर रविंदर से बातचीत हो जाती है, तब रविंदर पर विश्वास थोड़ा बहुत हो जाता है। लड़की बड़ी मुश्किल से उनके साइकिल पर सवार होती है पिछली सीट पर, फिर बताती है कि मुझे इस कॉलोनी में जाना है। रविंदर जी इस कॉलोनी की तरफ निकल पड़ते हैं। इसके बाद कोई सवाल जवाब नहीं होता है। कॉलोनी के पास जब पहुंचा देते हैं, साइकिल रोक देते हैं, कहते हैं मैडम आप जाइए, अब आपका कॉलोनी आ गया ना, अब आराम से चले जाइए, मैं यहाँ पर खड़ा होकर के देख रहा हूँ। लड़की को विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं अपने घर तक, अपनी कॉलोनी तक पहुँच गई हूँ। उतरने के बाद साइकिल से वो जाती है, मुड़ मुड़ को रविंदर को देखती है। रविंदर सीधे साधे नौजवान थे। अब उनको लगा कि ये तो हमारा कर्तव्य है, अब मैंने अपना कर्तव्य को निर्वहन किया, लड़की सुरक्षित अपने घर तक पहुंच जाए, यही तो मैं चाहता था। लेकिन लड़की का मनोदशा कुछ अलग ही बयान कर रहा था। रविंदर से आकर्षित हो गई थी, उनके भोलेपन और साफ सुथरा छवि उनका देख करके प्रभावित हो गई थी। उसको लगने लगा कि काश ये लड़का मेरे जीवन में आ जाए, देखो इसका कितना चरित्र बढ़िया है, देखने में कितना भोला वाला सीधा साधा है, और मन ही मन रविंदर को पसंद करने लगी। अब तो अपने कॉलोनी में चली गई, लेकिन वो लड़की रात भर सो नहीं पाई। रविंदर के सपने देखती रही। उसको लगने लगा कि अब मैं रविंदर से कैसे मिलूंगी। मैं तो पूछा भी नहीं कि उसका नाम क्या है, कहाँ रहता है, कौन सा मोहल्ले में रहता है, क्या काम करता है, कब मुझे मिलेगा। अगली सुबह से वो लड़की जो उसी के बारे में, रविंदर के बारे में सोचा करती थी, आसपास में जब उसको मौका मिलता है बाहर निकलती है, लेकिन रविंदर जी मिलते नहीं हैं। पूरा एक हफ्ता गुजर जाता है और आखिरकार वही वक्त होता है रात का 10 बजे। लड़की अंदाज़ा लगा लेती है, लेकिन घर से बाहर निकलने का थोड़ा टाइम भी चाहिए। परिवार कैसे इजाज़त देगा रात को सड़क पर आप जाओ, घूमो। मौका अब तलाशती रहती है। एक रात उसको मौका मिल जाता है। मौका मिल जाता है तो उसी जगह पर आ जाती है जो उसके घर से लगभग 1 किलोमीटर का दूरी पर था। उस लड़के को देखने के लिए, उसका प्यार पाने के लिए, बातचीत करने के लिए अब उस जगह पर आ जाती है जहां वो पहली बार रविंदर को मिली थी। उसका दिल कह रहा था हाँ आज मुझे मिलेगा, इसी रास्ते से आता जाता होगा। इंतज़ार करते हैं। वाकई में 10:30 बजे के आसपास रविंदर जी साइकिल से अपना आते हुए देखते हैं। दूर से ही वो लड़की पहचान जाती है। उसका दिल खुशियों से उछलने लगता है। जब रविंदर जी पास आते हैं तो उसी लड़की को उसी जगह पर देख करके हैरान हो जाते हैं। साइकिल रोक देते हैं। अरे आप मैडम जी, आप फिर यहाँ पर, आज क्या बात हो गई, आज क्या बात हो गई। रविंदर जी लड़की से सवाल पर सवाल करते रहे, लेकिन लड़की खामोश थी। उसके पास शब्द नहीं था कि क्या बोले रविंदर से। मिलने के लिए इतनी इच्छुक थी, लेकिन जैसे ही रविंदर सामने आ जाते हैं उसकी बोलती बंद हो जाती है। दिल की धड़कन बढ़ जाती है। जो दिल में अरमान सजोए हुए थे सब दिल के अंदर में रह जाता है। जुबान काम करता ही नहीं है। लेकिन जो लड़का था यानी रविंदर जी भी उस लड़की का मनोभाव को पहचान नहीं पाते, क्योंकि काम का बोझ, सारा दिन मिठाई की दुकान पर काम करते थे, इसके बाद थकान से भर जाते थे। वो कहने लगे मैडम बैठ जाओ साइकिल पर, मैं आपको छोड़ देता हूँ, चलिए देर मत कीजिए। लड़की बिना कोई सवाल जवाब किए साइकिल पर बैठ जाती है और रविंदर जी चल पड़ते हैं। आखिरकार जब कॉलोनी के पास आते हैं साइकिल रोक देते हैं और कहते हैं आप जाओ, ऐसा गलती दोबारा से मत करना। आप उस जगह पर अकेले क्यों खड़ी थी, कहाँ से आ रही थी। अब सवाल तो कई थे मन में, लेकिन वो पूछ नहीं पाए। तब लड़की कहती है कि आपका बहुत आभार, आपने मुझे स्थान तक पहुंचा दिया, मैं आपका नाम जान सकती हूं। रविंदर कहते हैं हाँ मेरा नाम रविंदर है। तब पूछती है क्या काम करते हैं, मतलब सारी जानकारी लड़की लेने लगती है। हाँ रविंदर बिना हिचक के सब कुछ बताने लगते हैं कि देखिए मैं मिठाई की दुकान पर काम करता हूँ, कारीगर बन चुका हूँ और मैं अपना दुकान खोलना के कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी थोड़ा गरीबी की हालत है, इसलिए मैं अभी दुकान अपना खोल नहीं पा रहा हूँ। लड़की नाम, पता, क्या काम करते थे रविंदर सब कुछ जान जाती है, लेकिन अपने प्यार को इजहार नहीं कर पाती। मन में तो बहुत अब ऐसा लग रहा था कि मैं बोल दूँ कहीं रविंदर बुरा ना मान जाए। थोड़ा अंदर से डर था
और वो डर को भगा नहीं पाई थी। रविंदर जी अब चले गए थे और वो साइकिल को जाते हुए देख रही थी। दिल की जो मुराद थी वो पूरी नहीं हो पाई। मिल तो ली, लेकिन अपने दिल की हालात अब बताना चाहती थी, वो बता नहीं पाई। और इसके बाद तो कभी न कभी रात को खिड़की से, कभी छत पर खड़ा होकर के, सुबह में जब रविंदर जी अब सब कुछ जानकारी ले लिया था कि कितने बजे जाते हो, कितने बजे जाते हो, सुबह तो हो गई थी। रविंदर जी जब 2-4 बार उस लड़की से मिलते हैं तो उनको भी लगता है कि भाई लड़की देखने में सुंदर है, जवान है, पढ़ी लिखी है, आकर्षित वो भी हो जाते हैं। मतलब प्यार होने में लगभग उनको 4 महीना लग चुका था। एक दूसरे से लोग मिलते थे, लेकिन दूर दूर से। 4 महीना जब पूरा हो जाता है तब रविंदर जी उस लड़की से प्यार करने लगते हैं। उनका दिल गवाही देता है कि हाँ, यही लड़की मेरे लिए बनी हुई है। और लड़की के तो अब पूछिए मत, उसके तो भाग्य जैसे खुल गए थे। वही तो चाहती थी कि रविंदर जी मेरे जीवन साथी बने, मैं इनके साथ में हमेशा रहूं। जो उसका सपना था उसको पूरा होता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन इसी बीच में जो मिठाई की दुकान पर काम करते थे रविंदर जी, अब उसे झगड़ा तो शुरू से चल रहा था थोड़ा बहुत, लेकिन एक शाम को झगड़ा कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। मिठाई वाला गुस्से में रविंदर को निकाल देता है और कहता है कि ऐसे मुझे बंदे को नहीं चाहिए जो मेरी बात को ना माने। रविंदर को लगा कि अब क्या है भाई, अब मैं कब तक इसकी बात को बर्दाश्त करूंगा, और काम वो भी छोड़ देते हैं। अपना हिसाब किताब लेकर के घर आ जाते हैं। घर आने के बाद अब उनका दिमाग काम करने लगता है कि अब मैं कहाँ जाऊँ। अगले दिन और भी दुकान पर ट्राई करते हैं, लेकिन कहीं पर कारीगर की जगह थी ही नहीं, हेल्पर की जगह थी। हेल्परी का काम करना नहीं चाहते थे। कारीगर ऐसे कोई मिठाई वाला रखता नहीं है, जब तक जान पहचान ना हो और उसको पता ना लगे तब तक भला क्यों अपना नुकसान करवाएगा। कोई भी कारीगर की जगह नहीं मिलती है, निराशा में डूब जाते हैं। अब मैं क्या करूं, क्या मुझे फिर हेल्परी करनी पड़ेगी। लेकिन हेल्परी करना नहीं चाहते थे। उनका एक रिश्तेदार दिल्ली में रहा करते थे, अब उनके साथ संपर्क करते हैं। तब उनका रिश्तेदार मदद करता है, कहता है रविंदर तुम दिल्ली आ जाओ, दिल्ली आ जाओ, मैं तुम्हें अच्छा सा काम दिला दूंगा। ये मिठाई उठाई का चक्कर छोड़ो, मैं तुम्हें अलग और बढ़िया सा काम दिला दूंगा। तुम पढ़े लिखे हो और वो काम का तुम बखूबी कर लोगे। अब रविंदर जी क्या करते, उनकी इच्छा थी अपने मिठाई की शॉप खोलने की, दुकान खोलने की, लेकिन अब पैसे का जुगाड़ नहीं हो पाया तो करें तो क्या करें। घर वाले भी पूछ रहे थे बेटा बात क्या हुई, काम पे क्यों नहीं जा रहे हो। अब वो कुछ दिन तक छुपाए, लेकिन कब तक छुपाते। आखिरकार अपनी जो भी दुकानदार से बातचीत हुई थी सब कुछ बता देते। दुकान वाले भी उनको समझाते कि बेटा देखो, मालिक मालिक होता है, नौकर नौकर होता है, आपको उनसे तेज़ आवाज़ में बात नहीं करना चाहिए था। खैर छोड़ो, अब तुम क्या करना चाहते हो। रविंदर अपने रिश्तेदार की बात बताते हैं कि मैं तो अब दिल्ली जाने का प्लान कर रहा हूँ। आखिरकार उनके परिवार वाले इजाज़त देते हैं और उस लड़की से मिल कर के जिसे वो प्यार करते थे, प्यार था ना, ऐसा प्यार नहीं, सच्चा प्यार था। और ये भी नहीं कि पास में बैठ कर के, पास में ज़रूर बैठते थे, लेकिन एक सीमा रेखा में, मर्यादा में रह करके। अब इसके बाद उस लड़की से मिलते हैं, बता देते हैं कि मैं अब तो जा रहा हूँ दिल्ली, अब हो सकता है कि मैं 6 महीने में लौटूँ, हो सकता है कि साल भर लौटूंगा, लेकिन लौटूंगा तो मैं अपनी दुकान करूंगा, मेरी दिली इच्छा है। लड़की निराशा में डूब जाती है। अब ऐसा होता है जब प्रेमी बिछड़ते हैं तो ऐसा लगता ही है। वो तो मना करते हैं कि मत जाओ और कहीं काम कर लो, आसपास में कर लो, लेकिन सब कुछ बता देते हैं रविंदर जी कि मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन बात नहीं बनी, दोबारा से मैं हेल्परी का काम करना नहीं चाहता हूँ। आखिरकार अपनी प्रेमी से विदा लेकर के रविंदर जी और फिर अपना दिल्ली पहुँच जाते हैं। दिल्ली में उनका रिश्तेदार जैसा बोला था अब उनके लिए काम दिलवा देता है, लिखा पढ़ी का काम, और काम भी मज़ेदार था। वो काम उनको सूट कर गया, लेकिन वो मिठाई का सपना, वो मिठाई का दुकान का सपना भूले नहीं थे। वो सोचने लगे कि मैं कुछ महीना काम करके, साल भर काम करके, पैसा जोड़ करके, और जब मैं अपने घर लौटूंगा ना तो अपना सपना को मैं ज़रूर पूरा करूँगा। आप 1 साल के बीच में एक बार ज़रूर घर जाते हैं, लेकिन जब वो उस लड़की से मिलने के लिए जाते हैं
तो मुलाकात नहीं हो पाती, क्योंकि उसका घर का तो आता पता नहीं था, कॉलोनी के रास्ते पर छोड़ देते थे। नाम जरूर पता था, लेकिन शर्म लिहाज से अब किससे पूछे। अगर किसी से पूछते हैं तो अगला शक के दृष्टि से देखेगा, भाई क्यों उस लड़की से क्यों मिलना चाहते हो, कई तरह का सवाल हो सकता था। इसलिए वो थोड़ा घबरा जाते थे। कुछ दिन अपने गांव पर, अपने कॉलोनी में बिताने के बाद अब फिर जब वो लड़की नहीं मिलती है तो उनको लगा कि चलो अब चलते हैं, अगली बार आएंगे तब लड़की से मिलेंगे, भरपूर प्यार करेंगे हम दोनों। चले आते हैं दिल्ली। फिर 6 महीने के बाद जब पैसा वैसा इकट्ठा हो जाता है और उनको लगता है कि इतने पैसे में अपने लिए छोटा मोटा मैं कारोबार तो कर ही लूँगा, मिठाई का काम कर ही लूँगा, अब फिर वो अपना गांव लौट आते हैं। रिश्तेदार जो लेके गया था दिल्ली उनको मना करता है, अभी एक काम कर लो, पैसे कमा लो, लेकिन वो नहीं मानते। रिश्तेदार समझाता है कि देखो इतने पैसे में तुम दुकान को कर नहीं पाओगे, तुम्हें दुकान करने के लिए बहुत सारा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन रविंदर जी कहना नहीं मानते, कहते हैं कि मैं जाकर शुरुआत करता हूँ, देखते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं आ जाऊँगा, एक बार मैं शुरुआत तो करके देखूँ, अपना सपना तो मैं पूरा करूँ। आखिरकार अपने कस्बे में आ जाते हैं, अपने कॉलोनी में आ जाते हैं। आने के बाद खाली दुकान का पता करने लगते हैं आसपास में। एक बंद दुकान उनको मिल जाती है जो काफ़ी दिनों से बंद पड़ी हुई थी। उसका मालिक का पता करने के बाद मालिक के पास पहुंचते हैं, आप फिर उस दुकान को किराए पर लेने की बात करते हैं। मालिक भी अब ऐसे किसी ग्राहक को देख रहा था, उनका दुकान नहीं चल रहा था, बात बन गई थी। दुकान किराए पर लेने के बाद बड़ा खुश हो गए थे, चलो अब तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन अभी और भी खर्चे थे, उनको पता था। लेकिन इसी बीच उस लड़की का याद आने लगी, भाई इतने दिन से मैं आ गया हूँ और लड़की एक बार भी नहीं मिली। उस तालाब पर गए जहाँ पर वो लोग मिला करते थे, अपनी साइकिल खड़ा करके और इंतज़ार करते रहे। जब कुछ घंटा बीत जाता है, लड़की नहीं आती है, तब उनको लगता है कि लड़की को पता ही नहीं होगा कि मैं अपने गांव में लौट आया हूँ, अपने कॉलोनी में लौट आया हूँ। अब तो जब मिलेगी तब उसको पता लगेगा। काम में भी अपना बिजी हो जाते हैं, दुकान का काम स्टार्ट कर देते हैं। अब थोड़ी बहुत जो भी पूंजी होती है उसे शुरुआत करते हैं। कारीगर जो बने हुए थे, अब वो पढ़े लिखे कारीगर थे, अब हर चीज़ को समझते थे, अपने ढंग से सफाई से अब पूरा काम को स्टार्ट करते हैं। लोगों को उनका काम काज पसंद आता है, मिठाई पसंद आती है और थोड़ा बहुत दुकानदारी उनका चलने लगती है। अब इसके बाद तो व्यस्त हो जाते हैं। सुबह में आते हैं, अब फिर देर रात तक, कभी 10 बजता है, कभी 10:30 बजता है, तब अपने साइकिल लेकर के चल पड़ते हैं अपने घर की तरफ में। उसी जगह पर जहाँ पर उस लड़की से पहली मुलाकात हुई थी, वो लगभग वही टाइम था जब रविंदर जी उस रास्ते से ना जाने कितनी बार गुजर चुके थे, लेकिन कभी भी वो लड़की नहीं मिली। जब उस रास्ते पर चल देते हैं उसी जगह पर, जब वही लड़की खड़ी हुई उनको नजर आती है, रविंदर जी साइकिल का ब्रेक लगा देते हैं, देखने लगते हैं, पहचानने लगते हैं कि वही लड़की है कि नहीं है। आसमान में चांद था, रोशनी थी, इसलिए थोड़ा दूर से भी अब वो पहचान चुके थे। कद काठी देख करके बिल्कुल आसानी समझ गई तो मेरी प्रेमिका है। लेकिन प्रेमिका उनकी तरफ नहीं देख रही थी, वो दूसरी तरफ देख रही थी। अब उसको पता भी नहीं था कि ये रविंदर जी इधर से गुजरने वाले हैं। रविंदर जी साइकिल स्टैंड पर खड़ा करते हैं, अब फिर धीरे धीरे उसके पास जा कर के खड़े हो जाते हैं। एहसास तक नहीं होने देते हैं कि मैं इतना करीब आ गया हूँ। चौंकाना चाहते थे, सरप्राइज देना चाहते थे और उसमें सफल भी हुए। जब लड़की करीब पहुँच जाते हैं तब लड़की को आवाज़ देते हैं, उसका नाम जो था उसका नाम लेके पुकारते हैं। लड़की मूर्ति है। जैसे ही मूर्ति है, रविंदर को सामने खड़े देख करके एक पल तो डर गई थी। रविंदर सरप्राइज ऐसा दिए थे कि वो लड़की डरी गई थी कि कोई भूत प्रेत आ गया है। आज जब रविंदर को देखती है तो बस रविंदर से लिपट जाती है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कहाँ थे तुम, कहाँ थे, तूने मुझे याद नहीं किया। अब जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं, बातचीत अपना शुरू होता है। रविंदर बताते हैं कि मैं तो आया था, पिछली बार भी आया था, मैं तुम्हें तलाश भी किया, उस तालाब पर भी गया जहाँ पर जा कर के हम घंटों बैठा करते थे। उस जगह पर मैं जाकर निराशा हुआ, आप तो मिली नहीं। अब लड़की और लड़का मिल चुके थे, प्रेमी प्रेमिका
आपस में मिले हुए थे, अपने दिल की बात सुना रहे थे। तब लड़की कहती चलो हम उसी तालाब पर चलते हैं, वहाँ चल कर के हम बातचीत करेंगे। बहुत दिनों के बाद मिले हैं और मुझे कुछ कहना है और तुम्हें सुनना भी है। मैं अपनी दिल की बताऊंगी और तुम बस सुनते जाओगे। रविंदर जी मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं चलो। उसी तालाब पर अपनी साइकिल पर बिठा कर चल पड़ते हैं। जिस बेंच पर बैठा करते थे उसी पत्थर के बेंच पर दोनों बैठ जाते हैं और फिर उनकी बातचीत शुरू हो जाती है। अब इसके बाद लड़की कहती है अब तो तुम दिल्ली नहीं जाओगे ना। तब रविंदर कहते कि नहीं, अभी फ़िलहाल तो इरादा नहीं है। अगर मेरी दुकान जम जाती है तो समझ लो मैं ज़िंदगी भर के लिए यहीं पर रहूँगा। हाँ, अगर हमारे दुकान में कुछ अब ना चल पाए, कोई कारण से दुकान बंद करना पड़े, तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे तो दिल्ली जाना ही पड़ेगा, पैसा तो कमाना ही पड़ेगा। लड़की उदास हो जाती है और कहती नहीं, अब तुम आ गए हो ना, अब इसके बाद मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अगर तुम्हें किसी चीज़ का जरूरत पड़ेगा तुम मुझसे मांग लोगे, अपना समझ करके, अपना अधिकार समझ करके। अगर तुम्हें पैसे कौड़ी की दिक्कत हो आप मुझसे बोलोगे, आप दिल्ली नहीं जाओगे, आपको यहीं पर रहना होगा। रविंदर जी समझने लगे कि लड़की का प्यार है जो अब इसके सर पर चढ़ के बोल रहा है। कहने लगे ठीक है, मैं बताया ना, जब तक मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैं दिल्ली क्यों जाऊँगा, मैं तो यहीं पर रहूँगा। इसके बाद वो लोग जब रविंदर जी दुकान बंद करके आते थे और लड़की इंतज़ार करती थी, फिर साइकिल पर बैठती थी कैरियर पर और उसी तालाब के पास उसी बेंच पर जा कर के दोनों बैठ जाते थे, घंटों बातचीत करते थे। इसके बाद दोनों अपने अपने घर की कॉलोनी की तरफ अब चले जाते थे। रविंदर जी उस कॉलोनी की तरफ लड़की को छोड़ देते थे और अपनी कॉलोनी, और रविंदर जी अपनी कॉलोनी की तरफ जाते थे। माता पिता थे ना, रविंदर को अब टोका टोकी करने लगे थे। अरे बेटा, इतनी रात को तू कहाँ रहता है, दुकान तो तेरी 10 बजे के आसपास ही बंद हो जाती है, तो इतना देर कहाँ रहता है भाई, कहाँ गुजारता है। रविंदर अपने माँ बाप को, अपने परिवार को कोई ना कोई बहाना दे करके अब उनका मुंह बंद करा देते थे कि मैं अपने दोस्तों के साथ में बैठा हुआ था, बातचीत हो रही थी, घर में आकर क्या करना था, मैं सोचा थोड़ा हवा पानी बाहर का मिल जाए और हम आराम से अपना बातचीत कर रहे थे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, लेकिन जब हफ्तों दिन 10 दिन लगातार वो लेट होते रहे, परिवार के लोग सोचने पे विवश हो गए कि ऐसा तेरा कौन सा दोस्त पैदा हो गया भाई, ऐसा तो कभी करता नहीं था। शक की निगाह से देखने लगे थे। और उधर जो रविंदर की दुकान थी ना, ठीक ठाक नहीं चल रही थी, पैसे की कमी थी। अब जितना दुकान में होना चाहिए सौदा उनके पास में बन नहीं पाता था, पैसे के भाव से। पैसा कहाँ से लाया जाए, अपने यार दोस्तों से मदद मांगते हैं, सब बोलने के तो बोल देते हैं कि हाँ हम दे देंगे, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो देते नहीं हैं। रविंदर जी को लगने लगा कि इससे तो हमारा काम चलेगा नहीं, हमारी बिक्री तो होती है लेकिन इतने आइटम मेरे पास में नहीं है जितना आइटम जो ग्राहक है आकर के ढूंढते हैं, मेरी दुकान तो बंद हो जाएगी। और वही लग रहा था उनको। धीरे धीरे जब ग्राहक उनके पास में आते हैं और जो उनका डिमांड पूरा नहीं होता तो भाई दूसरी दुकान पर जाना अब उनको पड़ता ही है। अब सोचते हैं कि भाई एक मिठाई यहाँ पर लूँ और दूसरी मिठाई दूसरी जगह पर लूँ, चल के वहीं पर सारा ले लेते हैं। दुकान बैठने लगी थी, बहुत कम ग्राहक उनके दुकान पर आते थे और जो भी आते थे उनको समझाते थे, रविंदर भाई अपने दुकान में वैरायटी रखो, 1-2 वैरायटी से काम बनने वाला नहीं है। रविंदर सब समझते थे, पैसे का भाव था इसलिए तो अब ऐसा कर नहीं पा रहे थे। आखिरकार उन्होंने सोच लिया अब ये मैं दुकान चला नहीं पाऊंगा, अब तो मुझे अब दिल्ली वापस लौटना पड़ेगा। मेरे रिश्तेदार ने सही कहा था कि तुम्हारे बस के दुकानदारी नहीं है, उसके लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैंने जो सोचा था कि चलो मैं देख लूँगा, एक बार तो शुरुआत कर लूँ, देख लिया, अब मुझसे हो नहीं पाएगा। ना मेरे पास में पैसा है और ना मैं इस दुकान को आगे बढ़ा सकता हूँ। अब वही सोचते सोचते साइकिल चलाते हुए कि अब तो मुझे दिल्ली जाना ही पड़ेगा, और उस लड़की से मिलते हैं, उदास रहते हैं। तालाब के किनारे बेंच पर बैठ करके लड़की उनसे बात तो करती है, मुस्कुराती है, लेकिन रविंदर बिल्कुल शांत रहते हैं। तब रविंदर से पूछती है कि बात क्या है, आज तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है। रविंदर कहते हैं कि देखो मैं अब दिल्ली जाऊंगा, मेरा यहाँ काम चल नहीं रहा है, अब तो मैं कल से दुकान भी नहीं खोलूँगा, क्या फ़ायदा जब ग्राहक ही नहीं आ रहे हैं। लड़की कारण पूछती है तो बता देते हैं
कि देखो मेरे पास में जितना पूंजी था मैं एक दो वैरायटी बना सकता हूँ, लेकिन बहुत सारी वैरायटी की ज़रूरत है ना। जो भी ग्राहक आता है अब हमारे दुकान से एक सामान के लिए क्यों आएगा, अगली दुकान पर चला जाता है। लड़की कहती फिर समस्या क्या है, बनाओ ना वैरायटी, कौन रोक रहा है आपको। तब कहते रविंदर मेरे पास में इतना धन कहाँ है, पैसे कहाँ हैं कि मैं ये सब करूं। लड़की सोच में पड़ जाती है। कहती है रविंदर तुम दिल्ली नहीं जाओगे, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ प्रबंध करूंगी, कल तुम इसी जगह पर मुझसे मिलो। अब इसके बाद रविंदर भी अपने कॉलोनी में और लड़की भी कॉलोनी में। रात भर लड़की सोचती रही और उधर रविंदर जी सोचते रहे। आखिरकार अगली रात को जब रविंदर जी 10 बजे के आसपास उस तालाब पर आते हैं, अब सोचते हैं चलो एक बार दिल्ली जाने से पहले एक बार लड़की से मिल लेते हैं, देखते हैं क्या मेरी मदद कर सकती है। जब आते हैं तो लड़की पहले से आकर के बैठी हुई थी। रविंदर को देख के खुश हो जाती है। रविंदर जी बैठते हैं, फिर बातचीत का शुरुआत होता है। लड़की एक पोटली लेके आई थी, पोटली रविंदर के हाथों में दे देती है। कहती है देखो यही है मेरे पास में, इसी से सब तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। रविंदर जी उस पोटली को खोलते हैं तो उसमें देखते हैं सोने का जेवरात है। कहते हैं जेवरात का मैं क्या करूँगा, ये तो तुम्हारे घर के लोग ने बनाया होगा तुम्हारे लिए या तुम्हारे परिवार का होगा, ये तुम क्यों लेके आई हो। तब वो कहने लगी ये बनाया गया था मेरे लिए, लेकिन इसका उपयोग हम अच्छे काम में करेंगे ना। अब आप इसको बेचो, बेचने के बाद जो धन मिले अपने दुकान में लगाओ, अपना कारोबार को आगे बढ़ाओ। मैं तुम्हें दिल्ली नहीं जाने दूंगी, मेरे पास ही तुम्हें रहना पड़ेगा, हम लोग मिलते रहेंगे। रविंदर जी बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो ये जेवर तुम्हारे परिवार का हक है, ये मेरा नहीं है, मैं इसको अब बेच नहीं सकता हूँ। अगर तुम्हारे परिवार के लोग ढूंढेंगे तो तुम क्या जवाब दोगी। तब लड़की जवाब देती है मेरे परिवार के लोग ये मेरे लिए जेवर बनाए थे, मैं बता दूंगी, मैं अच्छे काम में लगाई हूँ, आप अपना काम का शुरुआत करो, इसको बेच दो और फिर अपना दुकान को जो भी आगे बढ़ाना है बढ़ाओ, लेकिन मैं तुम्हें दिल्ली नहीं जाने दूंगी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और रविंदर भी चाहते थे कि मैं दिल्ली ना जाऊं भाई, लेकिन मजबूरी बस उनको दिल्ली जाने के लिए अब सोचना पड़ रहा था। सोना तो ले लिए थे, लेकिन बार बार लड़की को लौटा रहे थे कि देखो तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए बनाया होगा शादी वगैरह के लिए। तब कहते हैं, लड़की कहती है हाँ मेरे लिए बनाया था, मेरे शादी के लिए, लेकिन मैं अपने प्रेमी को दे रही हूँ ना, मेरा प्रेमी जब खुश रहेगा तो मैं भी तो खुश रहूँगी। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ और ना मैं सवाल दोबारा करना चाहती हूँ। आप सुबह में इसको बेचिए और अपने दुकान को काम को आगे बढ़ाइए। रविंदर जी अगले दिन ना चाहते हुए भी अपने परिवार को तो नहीं बताते, लेकिन उस सोने का बेचते नहीं, गिरवी रख देते हैं। लेकिन गिरवी रखने के बाद भी इतना पैसा उनको मिल जाता है कि उनका काम जो भी था, जो सोचा था, वहाँ तक उस लेवल तक पहुँच जाता है। तरह तरह का वैरायटी जो अगले दुकान पर बिका करती थी, उससे भी ज़्यादा वो वैरायटी बनाना शुरू कर देते हैं। जो दुकान अब एक तरह से ठप पड़ी हुई थी, अब जब बहुत सारी वैरायटी बन जाती है और कलाकारी भी थी रविंदर जी के हाथों में, पढ़े लिखे हलवाई एक तरह से थे। अब फिर वो सुगंध लोगों को नाकों में महसूस होता है मिठाई का, लेकिन टाइम तो लगता है। एक बार दुकान जब ठप हो जाती है ना, तो उसको सुधारने में, चलने में बहुत सारा वक्त देना पड़ता है। वक्त देते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों में दुकान एकदम स्पीड पकड़ लेती है, दुकान धकाधक चलने लगती है। अब अकेले दुकान संभल नहीं रही है। आखिरकार अब उनको एक असिस्टेंट अपने लिए हेल्पर रखना पड़ा। तब दोनों लोग मिलकर के वो काम पूरा करने लगे। अब तो समय मिलता नहीं था, जब वो समय मिलता था उस लड़की से मिलने के लिए, अब सारा समय दुकान में देते थे। जब रात को जाते थे ना, तो इतना थके हुए होते थे कि बस कुछ ही पल में लड़की से बातचीत करते थे और फिर कहते थे कि मैं थका हुआ हूँ, मैं अब चल रहा हूँ, आराम करेंगे, कल मिलेंगे। लड़की कहती थी बार बार कुछ देर बैठो, मेरे साथ में समय गुजारो, लेकिन अपना थकान का बहाना करके, अब उनको लगता था, बहाना नहीं करते थे, इतना थकान में चूर हो जाते थे, सुबह से लेकर शाम तक काम करना मामूली बात नहीं था। लड़की समझ जाती थी, लेकिन दोनों में प्यार में कोई फर्क नहीं पड़ा था।
गाहे बगाहे अपना प्रेम उनका चलता रहता था और उधर दुकान भी मस्त चलने लगी थी। दुकान जब मस्त चलने लगती है, पैसा आने लगता है, परिवार के लोग पूछते हैं कि भाई बता रविंदर, इतना सारा पैसा तू कहाँ से ले आया? अब रविंदर क्या बताए, मैं अपनी प्रेमिका से उधार लिया हूँ, गहना गिरवी रख करके पैसा अपने दुकान पर लगाया हूँ। अब अपना बहाना बनाते हैं कि मैं अपने दोस्तों से उधार लिया हूँ, अब धीरे धीरे करके कर्जा चुका दूंगा। परिवार का लोगों का मुंह बंद हो जाता है। लेकिन अभी भी वो शक के निगाह से देखते थे। उनको लगता था कि रविंदर के किसी लड़की के साथ में चक्कर चल रहा है, चक्कर चल रहा है। और तभी तो घर लेट में आता है। दुकान तो 10 बजे बंद हो जाती है, लेकिन ये घंटा 1.5 घंटा या रात को आधी रात को आता है तो रोज़ अपने मित्रों के साथ बातचीत करता है। कौन सी ऐसी बात है, ज़रूर किसी न किसी लड़की का इसके साथ चक्कर है। पता लगाते हैं, दिन में दुकान पर भी जाते हैं बहाना करके, और पता चलता ही नहीं है। एक रविंदर जी उस लड़की से मुलाकात करते थे रात में, जब दुकान बंद हो जाती थी, तब अपना साइकिल उठाते थे और फिर उसी तालाब के पास में उसी पत्थर पर बेंच जो था वहाँ बैठ जाते थे। कभी लड़की पहले आ जाती थी और कभी रविंदर जी। ऐसा ही चल रहा था। जब 6 महीना इस बात को पूरा हो जाता है, तब रविंदर का जो भाई थे, छोटे भाई, उनके माँ बाप अब उनको कहते हैं, बेटा ज़रा इस बात को पता लगा, तो ही इस बात को पता लगा सकता है कि रविंदर के साथ किसी लड़की का चक्कर है या नहीं। क्योंकि रिश्ता आ रहा था। परिवार के लोग नहीं चाहते थे कि हम अब ऐसा कोई काम करें जो आगे चल कर के नुकसानदायक हो। रविंदर से सवाल पूछते थे, अगर तू किसी लड़की से प्यार करता है तो मुझे बता दे, क्योंकि एक रिश्ता आ रहा है। लड़की भी देखने में अच्छी लिखी पढ़ी लिखी है और सुंदर भी है। लेकिन रविंदर मना कर देते थे। तब उनके परिवार पूछता था, अगर तू किसी लड़की से प्रेम करता है तो वो भी बता दे। रविंदर इसको भी मना कर देते थे कि नहीं, मेरे जीवन में अभी कोई लड़की नहीं है। तब परिवार के लोग अब उस छोटे भाई को ये जिम्मेदारी देते हैं। रविंदर का छोटे भाई अब ये जासूसी का काम करने लगता है। रात को 9 बजे के आसपास दुकान में नहीं जाता, दुकान से दूर खड़ा हो जाता है। वहाँ पर देखना चाहता है कि कोई यहाँ लड़की आती है कि नहीं। दुकान बंद होने के बाद अपना किसी पड़ोसी का साइकिल लेकर के इस्तेमाल करता है। रविंदर जी साइकिल लेकर चल पड़ते हैं। कुछ फासला दे करके वो भी साइकिल चलाता हुआ रविंदर जी के पीछा करता हुआ आखिरकार उस तालाब पर पहुंच जाता है। जहां तालाब पर पहुंचता है, रविंदर जी एक बेंच पर बैठ जाते हैं। ऐसा रविंदर को भाई को लगता है कि जैसे किसी से बातचीत कर रहे हो, लेकिन वहाँ बातचीत करने वाला कोई था ही नहीं। वहाँ पर सिर्फ रविंदर जी बैठे हुए थे। वो रविंदर जी को देख रहा था, उनकी बातचीत भी सुन रहा था, लेकिन जैसे किसी से बातचीत करते हुए अपना हाथ भी मूवमेंट भी कर रहे थे। अब थोड़ा शक होने लगा, ये मामला क्या है, ये किससे बात कर रहे हैं, कौन है यहाँ पर। थोड़ा नज़दीक जाते हैं, शायद अभी मैं दूर हूँ इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब पास भी चले जाते हैं तब देख के हैरान हो जाते हैं, जैसे रविंदर जी किसी से बात कर रहे हैं। कुछ देर के लिए बाद शांत हो जाते हैं, फिर जैसे कोई बातचीत कर रहा हो, फिर अपनी बात को शुरू कर देते हैं। ऐसा ही चलने लगता है। रविंदर के भाई हैरानी से अपने भाई के ये सब क्रियाकलाप को देखता है। उनको लगता है मेरा भाई पागल हो गया क्या, यहाँ पर कोई है नहीं तो ये किससे बात कर रहा है, कौन है इसकी ज़िंदगी में, क्या चल रहा है यहाँ पर। वहाँ तो कुछ नहीं बोलते। रविंदर का भाई लौट आता है घर पर। रविंदर 1 घंटे के बाद में लौटते हैं। आई रविंदर का भाई अपने परिवार में सबको बता देता है कि मैंने तालाब पर ऐसा ऐसा रविंदर के साथ में देखा है, जैसे किसी के साथ में वो बातचीत कर रहे हैं। वहाँ कोई है नहीं। रविंदर का परिवार अब इंतज़ार करने लगता है। आखिरकार 12 बजे के आसपास अब साइकिल का आवाज़ सुनाई देती है। फिर माँ जाकर दरवाज़ा खोलती है। खोलने के बाद कुछ बोलती नहीं, रविंदर से खाना पीना का पूछती है। तब रविंदर कहते नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है। लेकिन वो सोने के लिए जाते हैं कमरे में, लेकिन परिवार के लोग जाग रहा था। रविंदर को रोक लेते हैं। रविंदर पर अब सवाल की झड़ी खड़ी हो जाती है। कहाँ थे तुम, किस जगह पर थे, किससे बातचीत कर रहे थे, तालाब के पास में कौन था तुम्हारे साथ में, वहाँ तो कोई नहीं था, फिर किससे बात कर रहे थे। जब ये बात रविंदर को सामने आती है तो मन उनका घबरा जाता है। उनको लगता है कि उनकी चोरी पकड़ी गई। वो तो उस लड़की के साथ में थे जिससे वो प्रेम करते थे,
लड़की भी उनसे प्रेम करती थी और लड़की ने तो बहुत सारी मदद भी की थी। वो अपना जेवर दिया था और उसी जेवर की वजह से तो उनका दुकान चलने लगी थी। घबरा गए थे, होश उड़ चुका था कि अब क्या। लेकिन जब उनके माता पिता कहते हैं कि रविंदर तू वहाँ पर बैठा हुआ था, किसी से बातचीत कर रहा था, किससे बातचीत कर रहा था? कौन था वहाँ पर? तेरा कोई दोस्त था, कोई लड़की थी, किससे बातचीत कर रहा था? तू कहीं पागल तो नहीं हो गया? तुझे कोई भूत प्रेत का साया तेरे ऊपर में सवार तो नहीं हो गया? इतने सवाल सुनकर के रविंदर जी पहले ही घबराए हुए थे और घबरा जाते। उनको तो लगता है कि भाई मैं तो लड़की के साथ में था, जब मुझे मेरा भाई आकर के देखा है तो मुझे देखा और उस लड़की को क्यों नहीं देखा? लड़की को उसको नज़र नहीं आई क्या? मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, अच्छा हुआ लड़की नज़र नहीं आई। बात को संभाल लेते हैं, बात को संभाल के कहते हैं अगर मैं उस जगह पर बैठा हुआ था, मैं अपने मन की शांति के लिए सारा दिन थकान से मैं चूर हो जाता हूँ, वहाँ बैठ कर के कुछ कल्पना करता हूँ, अब मैं किसी से बातचीत करने का अभ्यास करता हूँ, मेरे मन में बड़ा शांति मिलती है। उस बात को संभाल लेते हैं। लेकिन दिल में एक जो कहते हैं ना पेच फंस चुकी थी। पेच ये था कि आखिर उनका भाई उस लड़की को क्यों नहीं देखा? मन घबराने लगता है, तरह तरह का कल्पना करने लगते हैं, आखिर वो लड़की मेरे भाई को नज़र क्यों नहीं आई? बात क्या है? लेकिन अब बात तो रात में पता चलेगा ना। अब जैसे तैसे रात गुजर जाती है और इसके बाद सुबह अपने काम पर रविंदर जी दुकान पर अपना काम नियमित काम शुरू हो जाता है। लेकिन रह कर वही बात उनको दिमाग में अब परेशान करती रहती है, आखिर वो लड़की क्यों नज़र नहीं आई मेरे भाई को? जो मेरे साथ में बैठी थी, हम हंसी मजाक कर रहे थे, हम एक दूसरे से प्यार कर रहे थे, आखिर मेरे भाई क्यों नज़र नहीं आई? बात क्या है? मन में घबराहट भी हो रही थी, तरह तरह का मन में विचार आ रहा था, कहीं कोई भूतनी, कोई प्रेतनी, कोई पिशाचनी तो नहीं। लेकिन कद काठी और शरीर का सब कुछ देख करके लग रहा था नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये मेरी प्रेमिका है भाई, कोई भूतनी थोड़ी है, मजाक थोड़ी है। मन में अब शांति तो मिल नहीं रही थी। आखिर शांति मिली कैसे? जब तक उससे बात न कर लें तब तक तो मन में अब बेचैनी बनी रहती है। आखिरकार जब रात हो जाता है, दुकान बढ़ा लेते हैं, साइकिल उठाते हैं और फिर चल पड़ते हैं उस तालाब के पास में। तालाब के उस जगह पर, उस पत्थर के बेंच पर लड़की पहले से बैठी हुई नजर आती है। साइकिल खड़ा कर देते हैं, आसपास घूम के देखते हैं कि मेरे भाई, मेरे परिवार के लोग तो नहीं हैं। लेकिन आज उनका परिवार का कोई अब लोग था नहीं। आराम से उस लड़की के पास चले जाते हैं, शांत भाव में बैठे रहते हैं, बार बार लड़की का चेहरा देखते हैं, कभी हाथों को पकड़ कर टच करके महसूस करते हैं, कभी उसको बाल को छूते हैं। सब कुछ देखने में तो ओरिजिनल लग रहा है, कहीं से ये भूतनी नहीं है, ऐसा मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहा है। तो मेरे भाई को नज़र क्यों नहीं आई? ये बात क्या है? लड़की बार बार जो हरकत कर रहे थे और थोड़ा लड़की परेशान हो रही थी, कह रही थी रविंदर आज तुम्हें क्या हो गया? बार बार मुझे घूर घूर के देख रहे हो, मेरे बालों को छू रहे हो, मेरे हाथों को टच कर रहे हो, समस्या क्या है? क्या तुम कुछ पूछना चाहते हो? अब रात भर घबराए हुए थे, चैन नहीं पड़ रहा था। तब कहते हैं हाँ भाई, मेरे मन में एक सवाल है, मैं उस सवाल का जवाब ढूंढना चाहता हूँ, लेकिन वो जवाब तो तुम ही दे सकती हो। लड़की आंखें फाड़ फाड़ करके अब रविंदर को घूरती है, क्या बात है, कौन सा सवाल का जवाब चाहिए? तब रविंदर धड़कते हुए दिल के साथ अपने सवाल को पूछते हैं कि देखो, मेरे परिवार वालों को शक हो गया था। पूरी कहानी बता देते हैं। मेरा भाई आकर के अब मेरे से कुछ ही दूरी पर आके खड़ा होकर के मेरी बातचीत को सुन रहा था, लेकिन हैरानी जब हो रही है, जब वो आपको नहीं देखा, मुझे तो देखा, मेरी बातचीत को सुना, ना आपको बातचीत को सुना और ना आपको देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे ही लड़की बात सुनती है ना, उठ कर खड़ी हो जाती है। खड़े होने के बाद में आप रविंदर का हाथ पकड़ती है और कहती है तुमने ये बात बहुत देर कर दी पूछने में, तुमने ये जो बात है ना, तुम्हें पहले ही पूछ लेना चाहिए था, अब तो बहुत देर कर दी। रविंदर घबरा गए थे। क्या मतलब? क्या कहना चाहती हो तुम? रविंदर जी पसीने पसीने हो गए थे। उसका गुस्से वाला रूप देख लेते हैं, तमतमाया हुआ चेहरा लाल हो रहा था, गुस्से में जैसे विफर रही थी।
रविंदर जी को लगा कि मैंने गलत सवाल पूछ दिया है, गलत सवाल पूछ दिया है, इसलिए गुस्सा हो गई। लेकिन लड़की जो उठ के झटके से खड़ी होती है, गुस्सा चेहरे पर आ जाता है, कहती है तुमने बहुत देर कर दी ये सवाल पूछने में, ये सवाल तो तुम्हें शुरू में पूछना चाहिए था। अब कुछ नहीं हो सकता है, अब कुछ नहीं हो सकता है, मैं अब पीछे नहीं हट सकती, मैं अब पीछे नहीं हट सकती। रविंदर जी को लग रहा था कि ये लड़की पागल हो गई है, क्या हो गया, मैंने तो एक छोटा सा सवाल ही पूछा था। तब उनको शांत कराने की कोशिश करते हैं, अब बैठो बैठो, मुझे लगता है कि मेरे भाई ने मेरे साथ मजाक किया था, बैठ जाओ बैठ जाओ। लेकिन लड़की का गुस्सा शांत नहीं होता है। लड़की जैसे उबल रही हो गुस्से में, पैर हाथ पटक रही हो, और जैसे रविंदर जी को हाथ को छोड़ नहीं रही हो। रविंदर जी को अब दर्द महसूस होने लगता है। इतनी कलाई जोर से उस लड़की ने पकड़ रखा था और कलाई का दबाव बढ़ता जा रहा था। रविंदर जी को दर्द देख के एहसास होता है तो कहते हैं तुम मेरा हाथ तोड़ दोगे क्या, छोड़ो ना, मुझे दर्द हो रहा है। अब इतनी जोर से तुम मेरे हाथ को दबाओगे तो दर्द ही होगा ना, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। लेकिन लड़की हाथ नहीं छोड़ती है, गुस्से में पैर पटकती हुई कहती है चलो और आज हम और तुम एक हो जाएंगे। मैं तो सोच रही थी कि वो जो टाइम है उसी टाइम पर मैं ये सब जो करना है मुझे, अब मैं करूँगी। लेकिन तुमने अब सब कुछ गड़बड़ कर दिया है, अब सब कुछ गड़बड़ हो चुका है, अब मैं इंतज़ार नहीं कर पाऊँगी, अब मैं इंतज़ार नहीं करूँगी, अब मुझे वो काम करना ही पड़ेगा। रविंदर जी को लग रहा था कि ये लड़की जैसे पागल हो गई हो। रविंदर जी कोई बात नहीं सुन पा रही थी, लगातार ऐसे उनके साथ में बिहेव कर रही थी और रविंदर जी समझ नहीं पा रहे थे, अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। हाथ का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था, ऐसा लग रहा था कुछ देर के हाथ में हाथ कहीं टूट ना जाए, इतनी मजबूती से पकड़ रही थी, छोड़ ही नहीं रही थी। और रविंदर जी दर्द से व्याकुल हो उठे, बार बार कहते हैं भाई मेरा हाथ तो छोड़ दो, मेरा हाथ तो छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन लड़की हाथ छोड़ती नहीं और उल्टा वो तालाब की तरफ लेके चल पड़ती है। रविंदर जी जब तालाब की तरफ जाते हैं उनको तैरना आता नहीं था। मामला कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर तालाब के अंदर क्यों लेके जाना चाहती है। कहते हैं मुझे तैरना नहीं आता, मुझे क्यों लेके जा रही हो, तुम्हें गर्मी लग रही है तुम जाकर नहा लो, लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझे तैरना नहीं आता है, ये तालाब गहरा पानी वाला है, मैं इसमें उतरूंगा नहीं। लेकिन लड़की तो जैसे जोश में थी, आंखें उसका सुर्ख लाल लाल होने लगता है, चेहरा एकदम दमकने लगता है, चमकने लगता है, लाल रंग का महसूस होने लगता है। और जब देखते हैं तो उनका तो होश उड़ जाता है। रविंदर जी अब ये रूप जब पहली बार देखते हैं ना तो एकदम कांपने लगते हैं। कौन हो तुम, कौन हो तुम? उनको लगा कि जो उन्होंने सोचा था सब कुछ वैसा ही हो रहा है। लड़की उनको बार बार खींच रही थी, तालाब के अंदर ले जाने की कोशिश कर रही थी और खुद पानी के अंदर में खड़ी हो गई थी। बस 2 कदम का फासला था और जब वो रविंदर को भी पानी में खींच लेती। रविंदर शोर मचाने लगे और कहने लगे देखो मुझे तैरना नहीं आता है, अगर मैं पानी में गया ना, ये तालाब गहरा है, मैं डूब जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। तब लड़की खिलखिला के हंसती है और कहती है यही तो मैं चाहती हूँ, लेकिन मैं ये इतना आसानी से ये सब मैं करने वाली नहीं थी, मैं टाइम लेना चाहती थी, मैं शुभ मुहूर्त में ये काम करना चाहती थी ताकि तुम मेरे पास में हमेशा रहो। लेकिन अब तो तूने मेरा भेद जान लिया है, अब तो सब कुछ तुमने जान लिया है, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें तो मरना ही पड़ेगा, तुम्हें तालाब के अंदर चलना ही पड़ेगा। जैसे मैं डूब के मरी थी, मुझे भी तो तैरना नहीं आता था, मैं भी तो इसी तालाब में मरी थी, मैं भी ऐसे ही तुम्हें मारूंगी, तुम खुद पानी के अंदर में जाओगे, खुद डूब के मर जाओगे। जैसा मेरा प्राण निकला था वैसा तुम्हारा भी प्राण निकल जाएगा। मैं कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हारी आत्मा को पकड़ के रखूंगी, अगर मैं कामयाब हो गई तो समझ लो मैं अब अपना मंजिल पा चुकी है। लेकिन मैं कामयाब नहीं हुई तो मैं भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी उस वक्त को जब तक वो वक्त नहीं आएगा। मैं तुमसे दिले जान से प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें गंवाना नहीं चाहती हूँ। रविंदर जी को लगा कि जैसे फिल्मी सीन चल रहा हो, डर के मारे पसीना निकल रहा था, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन उनके घर में जब रविंदर जी सही टाइम पर घर नहीं पहुंचते हैं, तब उनके परिवार जो था अब उनको उसी जगह पर अब आ जाता है ढूंढते ढूंढते। जो उनका छोटा भाई और उनके चाचा साइकिल पर सवार होकर के आ जाते हैं। जब वो तालाब पर पहुंचते हैं
उस बेंच को खाली देखते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर मेरे भैया कहाँ गए। जब इधर उधर देखने लगते हैं तभी भैया का चीख सुनाई पड़ता है तालाब के नीचे से। जब नीचे झांक के देखते हैं तो जैसे रविंदर जी खुद जैसे तालाब में छलांग लगाने वाले हो। लड़की नजर नहीं आती है किसी को, ना चाचा को और ना भतीजा को। जैसे ही आवाज़ सुनते हैं रविंदर का भाई चीखने लगता है, अरे भैया तुम ये क्या कर रहे हो, आपको तैरने तो आता नहीं, पानी में क्यों जा रहे हो, पानी में क्यों जा रहे हो। रविंदर को लगा बस यही अवसर है। अपने भाई को सब कुछ जल्दी जल्दी बताने लगते हैं कि जल्दी आ जा, मेरी जान खतरे में है, मेरी जान खतरे में है। चाचा भी समझ लेते हैं कि मामला गड़बड़ है और रविंदर का भाई भी भाग के जाकर रविंदर का हाथ पकड़ लेते हैं। लेकिन वो जो प्रेतनी थी बहुत ही शक्तिशाली थी। अगर उनका चाचा उस रात में नहीं होते तो शायद दोनों का दोनों, रविंदर भी और उनका छोटा भाई भी, उस तालाब में वो प्रेतनी डुबा के मार डालती। लेकिन उनके चाचा थे थोड़ा पूजा पाठ करने वाले, काली माँ का भक्त थे। और जैसे ही वो जान जाते हैं कि मामला यहाँ गलत है, काली माँ का याद करने लगते हैं। अब उनका पूजा करते थे सुबह शाम और उनकी स्तुति गाने लगते हैं कि हे माँ रक्षा करो, हे काली माँ आ करके हम पर संकट आई हुई है, हमें बचाओ, हमारे परिवार को बचाओ। तभी लगा कि जैसे तालाब में जैसे शोर उठने लगा था। ना तो रविंदर के भाई कुछ महसूस कर पाए थे कि वो भूतनी देखने में कैसी है, ना उनके चाचा। लेकिन तालाब में जो शोर हो रहा था ना, तब एक बड़ा सा छपाक होता है और उसी वक्त जैसे रविंदर का हाथ भूतनी ने छोड़ दिया था और तालाब के अंदर वो छलांग मार दिया था। और वही आवाज़ शायद रविंदर के भाई और चाचा ने सुना था। वो जैसे डर गए थे वो लोग भी। आखिरकार रविंदर की जान बच जाती है। रविंदर और उनके परिवार के लोग आज जब उनसे सवाल पूछने लगते हैं, जब रविंदर घर पर आ जाते हैं तो एकदम उनकी बोलती बंद हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि अब क्या होगा, अब दोबारा उनके साथ में कभी ऐसा हो गया। परिवार को अपना पूरी प्रेम कहानी बता देते हैं। परिवार को भी ऐसा लगता है आज जब वो लड़की का नाम पता पूछते हैं, अब पता तो बता देते हैं कि फलाने कॉलोनी में है। परिवार के वाले जो थे बिल्कुल सन्न हो जाते। ऐसा हुआ था, उनकी नज़र में था जब एक लड़की उस तालाब में डूब के मर गई थी। अब ना जाने कैसे क्या हुआ था, तालाब में क्यों गई थी, उसको तैरना नहीं आता था, लेकिन जानकारी में था। अब उस लड़की को नाम पता नहीं जानते थे, लेकिन वो घटना उनको नज़र में था। और तब रविंदर जी की कही हुई बातें सब कुछ सत्य निकलती है। लेकिन उनके परिवार में जो उनके छोटे भाई थे, उनका चाचा थे, उस लड़की को शकल देख नहीं पाए थे। सिर्फ शकल देखते थे रविंदर जी। रविंदर जी को हुई लड़की नज़र आती थी। ये रविंदर जी से जब प्रेम करती थी ना, तब तक सब कुछ सही था। जब ये घटना घटी थी, रविंदर जी जब दिल्ली चले जाते हैं, दिल्ली में जाके काम करने लगते हैं, तब तक वो लड़की जिंदा थी। लेकिन उस घर तालाब के पास में था, कोई ना कोई काम करना, कपड़ा लत्ता, नहाना धोना, अब वहाँ तो ऐसा ही आम बात है। अपने सहेलियों के साथ में आई थी नहाने के लिए। इसके बाद वो लोग तैरने लगे थे। वो लड़की कम तैरना जानती थी, गहरे पानी में पहुँच गई और उनको सहेलियों को पता भी नहीं लगा कि कब डूब गई है। उसके प्राण उसी तालाब में निकली थी और उसी तालाब में उसकी जो आत्मा है आज भी भटकती रहती है। आज भी कई लोगों को नज़र आती है। जब आधी रात हो जाता है तब उसी पत्थर के बेंच पर किसी किसी को नज़र आ जाती है, जिसकी नज़रें आत्माओं को देख सकती है और किसी को नहीं। कुछ लोगों को अब उसकी रोने की, बिलखने की आवाज़ भी सुनाई देती रहती है। लोग बाग अब जान जाते हैं कि वही लड़की की आत्मा है जो अपनी प्रेमी को तलाश कर रही है। इधर बनी बनाई दुकान जो चल रही थी, दुकान को बेचना पड़ा। आखिरकार दुकान बेच कर उनको परिवार के लोग दिल्ली पहुंचा देते हैं। रविंदर जी को, तू जा दिल्ली, तेरे लिए शहर ठीक नहीं है। शादीबाजी हो जाती है अपनी पत्नी को लेकर के, और फिर उसी कंपनी में जहां उनके रिश्तेदार ने काम लगाया था, और फिर उसी जगह पर पहुंच के अपना काम करने लगते हैं। जो उन्होंने सपना देखा था कि मैं अपने गांव में रह कर के मिठाई की दुकान चलाऊंगा और उसी से मैं आगे बढ़ूंगा, सपना तो अपना पूरा कर लेते हैं, लेकिन मंजिल को पा नहीं पाते हैं। अब उस लड़की का हादसा हो चुका था। अब वो कैसे जान पाए कि अब क्या होगा आगे। डरे हुए हालात में थे। ये कभी दोबारा से घटना दोहराया जा सकता है, इसलिए परिवार के लोग डर गए थे। हिम्मत नहीं होती थी गांव जाने की, और कभी कभी ज़रूरत में गांव जाना पड़ता था, कॉलोनी में जाना पड़ता था अपना।
तो रात का टाइम तो कभी भी अपने घर से बाहर निकलते नहीं थे, इतना उनको डर लगता था। हाँ, कभी कभी जिस घर में रात बिताते थे अपनी पत्नी के साथ में, आज कभी कभी खिड़की पर जैसे कोई दस्तक दे रहा हो। रविंदर जी को लगता था कि वही लड़की की आत्मा है, उनके घर तक फिर से पहुंच गई है। अगले दिन टिकट कराते और फिर दिल्ली की तरफ निकल जाते। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी रविंदर जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, अपनी कोई आप बीती है, तो आप देरी ना करके आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर, इंस्टाग्राम पर आप भेज सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाई वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, फिर हम मिलते हैं कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।